एल्फ्रेड्स ने गंभीर लहजे में कहा। इसे समझाओ एल्फ्रेड्स, मुझे वाकई अफसोस है। मैंने जवाब दिया, नहीं, वो समझने का दूध से बाहर निकल चुकी है। मैंने उसे कभी फूलों की छड़ी से भी नहीं मारा, लेकिन अब अगर वो यही सब कुछ करेगी तो तुम्हें उसके बदन पर सैकड़ों निशानात नजर आएंगे। लेकिन मैं क्या करूं, उसकी जुबान से सिर्फ तुम्हारा ही नाम निकलता है। बहुत अफसोस की बात है एल्फ्रेड्स, मैं हालांकि कसूरवार नहीं हूं, लेकिन इस बात पर मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। मैंने जवाब दिया, ये कभी नहीं हो सकता है क्यास कि मैं तुम्हें उसकी तकदीर का मालिक बना दूं। मैं नहीं समझा एल्फ्रेड्स, मेरा मकसद है कि यह नहीं हो सकता कि मैं उससे तुम्हारी शादी करा दूं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मेरे तुम्हारे दरमियान जो कुछ भी हो, लेकिन लोग तुम्हें मेरे खादिम की हैसियत से जानते हैं। मैं समझता हूं एल्फ्रेड्स, ये काम तुम्हारे लिए इंतहाई मुश्किल होगा, लेकिन इसका एक हल है मेरे पास। क्या? एल्फ्रेड्स ने पूछा। मैं यहां से चला जाता हूं, मैं यह इलाका ही छोड़ देता हूं। इसके बाद तुम्हें इतनी परेशानी नहीं रहेगी। परेशानी अब तो मेरा मुकद्दर बन चुकी है। या तो गुलशार की जिंदगी खत्म करना पड़ेगी या अपनी इज्जत दाव पर लगा देना होगी। एल्फ्रेड्स ने सख्त लहजे में कहा। मैं एल्फ्रेड्स की सूरत देखने लगा। तुम अगर यहां से चले भी जाते हो तो इससे फायदा क्या होगा? गुलशार बदस्तूर तुम्हारे लिए परेशान रहेगी और हम सबको परेशान करती रहेगी। इस मसले में मैं क्या कर सकता हूं एल्फ्रेड्स? मैंने सवाल किया और एल्फ्रेड्स अजीब सी निगाहों से मुझे देखता रहा। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, नाश्ता करो, मैं सोचूंगा। प्रोफेसर, मैंने एल्फ्रेड्स के चेहरे पर कोई ऐसी अजीब बात देखी थी जो मेरे जहन में खटकने लगी। मैं नहीं जानता था कि वो मेरे साथ क्या करने का इरादा रखता है, लेकिन बहरसूरत उसके अंदर कुछ इरादे परविश पा रहे थे। और फिर वो किसी कदर मुतमईन हो गया। न जाने क्यों नाश्ते के बाद उसने मुझे जाने की इजाजत दे दी और मैं वहां से चला आया। लेकिन न जाने क्यों मुझ पर इस वाक़े का बुरा असर पड़ रहा था। मैं नहीं जानता था कि एल्फ्रेड्स इस मसले का क्या हल तलाश करेगा। मैं अपने तौर पर भी सोच रहा था कि यहां से निकल चलना चाहिए। एल्फ्रेड्स की जान का रोग बने रहना अच्छी बात नहीं थी। सुबह को मैं तनहा था, लेकिन सूरज चढ़ा नहीं था जब एल्फ्रेड्स ने मुझे महल के उस गोशे में बुलाया जहां उसके अहले खानदान रहते थे। मैं जब वहां दाखिल हुआ तो गुलशार भी वहीं मौजूद थी, लेकिन उसकी हालत देखकर मैं दंग रह गया। चेहरा उतरा हुआ, बाल बिखरे हुए, सालों की बीमार नजर आ रही थी। मुझे देखकर दीवाना वार उठी और मुझसे लिपट गई। एल्फ्रेड्स ने रुख बदल लिया था। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी अक्यास। देवताओं के लिए मुझे चांद पर ले चलो, मुझे अपनी दुनिया में ले चलो। हाँ अक्यास, तुम इसे अपने साथ ले जाने का बंदोबस्त करो। मैं तुम दोनों की शादी कर देना चाहता हूं, लेकिन इसके बाद तुम इस जमीन पर नजर नहीं आओगे। एल्फ्रेड्स ने रुख बदले बदले कहा, यह तुमने क्या हालत बना रखी है गुलशार? ये लोग मुझे तुमसे मोहब्बत करने से रोकना चाहते हैं। ये नहीं जानते कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अब तुम ठीक हो जाओ गुलशार। नहीं, बस तुम मुझे यहां से ले चलो। क्या तुम इसी तरह क्यास के साथ चली जाओगी? क्या तुम अहले यूनान को और इनकी रवायत को तोड़ दोगी? बेहतर यह है कि खुद को संभालो, इंतजार करो। इसके बाद क्यास से शादी करके इसके साथ चली जाओ। कितना इंतजार करना होगा? गुलशार ने बाप से पूछा। बस चंद रोज, सिर्फ चंद रोज। एल्फ्रेड्स ने जवाब दिया। तुम भी यही कहते हो क्यास? क्या मैं ऐसा ही करूं? उसने मासूमियत से पूछा और मैंने गर्दन हिला दी। ये एक लड़की मेरी जात पर मुसल्लत हो रही थी प्रोफेसर। मेरा अंदाजा था कि बिल आखिर एल्फ्रेड्स ने मजबूर होकर यह फैसला कर लिया है, लेकिन मैं किसी के फैसले का पाबंद नहीं था। अलबत्ता हमदर्दी की बात दूसरी थी। इस लड़की की हालत पर मुझे रहम आ गया था। बहरहाल मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और थोड़ी देर तक मैं गुलशार के पास रहा, लेकिन एल्फ्रेड्स ने हम पर गहरी निगाह रखी थी। फिर उसने गुलशार से कहा, अब इसे इजाजत दो गुलशार। क्यों पापा? इसे मेरे पास ही रहने दो ना। यह रवायात के खिलाफ है। मैं रवायात की परवाह नहीं करती। तुम्हें अपने बाप की इज्जत का ख्याल रखना होगा। बाप को भी मेरी इज्जत का, मेरी मोहब्बत का ख्याल रखना चाहिए। मैं तुमसे वादा कर चुका हूं। एल्फ्रेड्स गुर्राया। मुझे तुम सब लोग दुश्मन महसूस होते हो और दुश्मनों के वादों पर एतबार करना दानिशमंदी नहीं है। इक्यास, तुम ही इसे समझाओ। एल्फ्रेड्स शायद अंदर ही अंदर खोल रहा था। एल्फ्रेड्स ठीक कहते हैं गुलशार, थोड़ा सा इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने कहा, तुम जिम्मेदारी लेती हो? हाँ, यही ठीक है। तब मुझे इत्मीनान है। लेकिन जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तुम हर शब मुझसे मुलाकात करोगे, मुझसे मिलते रहोगे। यह मुनासिब ना होगा गुलशार। एल्फ्रेड्स ने कहा। क्यों मुनासिब ना होगा? जवाब दो। वो बिफर कर बोली, यह हमारे असूल के खिलाफ है और हम अपने असूलों को तोड़कर देवताओं को अपना दुश्मन नहीं बना सकते। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? मेरा ख्याल है गुलशार, अपने बाबा की बात मान लो। शादी के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, उस वक्त तक इंतजार कर लो। तुम कहते हो तो ठीक है, वो बेचारगी से बोली और फिर मैं वहां से निकल आया।
एल्फ्रेड्स ने पूरा दिन मुझसे मुलाकात नहीं की थी। मैं इसकी परेशानियों से वाकिफ था। वैसे मैं खुद भी बहुत कुछ सोच रहा था। इन हालात में गुलशार की जिम्मेदारी संभालना मेरे लिए खासा मुश्किल मरहला था, लेकिन हालात अजब हो गए थे। एल्फ्रेड्स ने मेरे साथ बेहतर सलूक किया था, इसलिए उसकी यह परेशानी भी मेरे लिए बाइस से तकलीफ थी। मैं कोई दरमियानी हल तलाश करना चाहता था। एल्फ्रेड्स के रवैये से अंदाजा होता था कि वो खुश नहीं है और खुश हो भी नहीं सकता था। इसकी इज्जत पर बन गई थी। ऐशकदा उस रात भी वीरान था, लेकिन जब तारीकी पहली तो एक हसीना जामो सुबह लिए मेरे पास पहुंच गई। क्या तुम्हें एल्फ्रेड्स ने भेजा है? इस वक्त नहीं, लेकिन उसने हम सबको हदायत की थी कि तेरी दिलजोई का ख्याल रखें। इसी सहारे से आ गई। वो बदस्तूर मुस्कुराती हुई बोली। मैं भी परेशान था, तूने अच्छा किया जो आ गई। क्या नाम है तेरा? महाना, उसने जवाब दिया और मैं मुस्कुराने लगा। महाना, मुझे शराब पिलाते रहो और थोड़ी देर के लिए मैं ज़हनी इंतशार से दूर होना चाहता हूँ। और फिर वो रोने लगी। अचानक ही उसने रोना शुरू कर दिया था। मैं हैरान होकर उसकी सूरत देख रहा था। क्या हो गया महाना, तू क्यों रो रही है? मैंने पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और बदस्तूर सिसकियां लेती रही। मैं इतनी मजबूर क्यों? मैंने अच्छा नहीं किया, काश आका ये काम मेरे सुपुर्द न करता, वो रोती हुई बोली। और फिर उसने मोहब्बत भरी निगाहों से मुझे देखा। मेरे महबूब इक्यास, तू बेशक किरणों की तख्लीक है। तेरे वजूद की गर्मी ज़हनों को मुसख्खर कर लेती है। मैं भी तेरी मोहब्बत का शिकार हो गई। यूं के इक्यास शराब का एक जाम मुझे अपने हाथों से भर। मैंने उसकी ख्वाहिश की तकमील की और उसे शराब का जाम भर कर दे दिया। मेरी रूह में उतर जाने वाले, मैं खुद को इस जुर्म की सजा दे रही हूँ जो मैंने बहालत मजबूरी किया। चंद साथ के बाद तो इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन मैं खुद भी तेरे साथ देवताओं की सरजमीन में चल रही हूँ। मैं खुद भी इस एहसास की मुजरिम न रहूंगी। उसे जाम होठों से लगाकर खाली कर दिया। तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही महाना, मैंने कहा। मुझे एल्फ्रेड्स ने तेरे पास भेजा था। इस शराब में जहर मिला हुआ था जो तूने बड़ी मिकदार में मैदे में उतारी है। एल्फ्रेड्स का हुक्म था कि तुझे जहर देकर हलाक कर दिया जाए, सो मैंने तकमीले हुक्म की। लेकिन ये दुनिया मेरे लिए बेजार होगी। तो इस दुनिया में ना होगा तो तेरा तसव्वुर मुझे हर लम्हा मौत देगा। इसलिए जहर का एक जाम मैंने भी तेरे हाथों से पी लिया। महाना की हालत बिगड़ने लगी। उसकी आंखें धुंधलाने लगी और फिर उसका कलेजा कटकर मुंह के रास्ते बाहर आने लगा। मेरे महबूब, उसके मुंह से खून में डूबे हुए अल्फाज निकले और फिर उसने दम तोड़ दिया। एल्फ्रेड्स के बारे में मेरी राय पहले भी अच्छी नहीं थी, लेकिन महाना की मौत के बाद मुझे उससे नफरत हो गई। यूनान का लालची और खुदगर्ज ताजिर अपनी बेटी के हाथों मजबूर था। गुलचार ने उससे साफ कह दिया था कि वो मेरे अलावा किसी और के साथ जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। उसने गुलचार को तसल्लियां दी थी और उसके बाद मुझे हलाक करने की साजिश की थी। कम अज कम मुझसे उसके जैसे ताल्लुकात थे, उनके पेशे निगाह उसे ये घनौनी साजिश नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन प्रोफेसर इंसान अब तो इसके बारे में कुछ कहने के लिए अल्फाज भी नहीं रहे। ताहम मैंने इन सब के दरमियान जिंदगी गुजारने के गुर सीख लिए थे। अब मैं इन वाकयात से ज्यादा बददिल नहीं होता था। दूसरी सुबह मेरी उससे मुलाकात हुई। मुझे जिंदा सलामत देखकर एक लम्हे के लिए उसके चेहरे के तासरात बदले थे, लेकिन दूसरे लम्हे उसने खुद को संभाल लिया। इक्यास मेरे अजीज, सुबह बखैर है, सुबह बखैर है। तुम्हें देखकर दिल को बड़ी फर्रत का एहसास होता है। कहो रात कैसी गुजरी? हस्बे मामूल तुम्हारी मेहरबानियों के दौरान। लेकिन महाना अजीब लड़की है। मुझे तो यूं लगता है जैसे उसका ज़हनी तवाजुन दुरुस्त ना हो। क्यों क्यों? क्या उसने कोई ऐसी बात कही जो तुम्हारी शान के खिलाफ है? अगर इस गुलाम ज़ादी ने ऐसी कोई हरकत की है तो काबिले गर्दन जनी है। मैं उसे बदतरीन सजा दूंगा। जरा बताओ तो क्या कहा उसने? चालाक इंसान मसनूई गुस्से का इजहार करने लगा। कहने लगी एल्फ्रेड्स तुम्हारी जान का दुश्मन है, वो तुम्हें जहर दिलवाना चाहता है। उस नमक हराम ने यूं मेरे और तुम्हारे दरमियान गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की। लेकिन क्यों? लेकिन उसे इससे क्या फायदा हासिल होगा? मैं समझ गया, मैं अच्छी तरह समझ गया। कुछ लोग नहीं चाहते कि मेरे और तुम्हारे दरमियान दोस्ती मोहब्बत की राहें हमवार हो। लेकिन फिक्र मत करो, मैं उस नमक हराम लड़की की जुबान से सब कुछ उगलवा लूंगा। जरा बताओ तो वो कहाँ है और क्या सबूत है उसके पास जो वो तुम्हारे और मेरे दरमियान आग लगाना चाहती है? सबूत है। सबूत के तौर पर उसने वो शराब अपने मैदे में उतार ली जो जहर आलूद थी। फिर क्या हुआ? ताजर ने बेचैनी से पूछा। उसकी आंखें परेशानी से फैल और सुकड़ रही थी। फिर वो जान बहक हो गई और उसकी लाश मेरे कमरे में मौजूद है। मैंने जवाब दिया और ताजर सख्ते में रह गया। फिर वो सर पकड़ कर बैठ गया और फिर उसने भराई हुई आवाज में कहा, गोया मेरे और तुम्हारे दुश्मन हमारे दरमियान तफरका डालने में कामयाब हो गए और उन्होंने शिद्दत पसंदी का सबूत दिया कि एक जिंदगी इस काम की भीड़ चढ़ा दी। कैसे शक्युल कल्ब लोग हैं। अब बताओ मैं अपनी सफाई के लिए क्या करूं? एकास मेरे दोस्त, क्या तुम्हें मेरे दुश्मनों के जाल में फंसना पसंद है? क्या मैं तुम्हारी निगाहों में अपना एतमाद खो बैठा हूं?
اس نے بدستور روندی ہوئی آواز میں کہا، ہرگز نہیں ایلفرٹس، میں جانتا ہوں کہ تم بے لوث انسان ہو، تم نے تو میرے اوپر احسانات کیے، اتنی معمولی سی بات پر میں تم سے بد دل نہیں ہو سکتا، لیکن ان لوگوں کو ہم سے دشمنی کیوں ہوگی؟ وہ اس بات کے در پہ کیوں ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف ہو جائے؟ میرا کاروبار میری دولت ہے، میری عزت اور شہرت بہت سے لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہے، اور وہ اس کوشش میں مصروف رہتے ہیں کہ کسی طرح میں الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاؤں۔ بات تو یوں ہے، لیکن اس طرح وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم یوں کرو ایلفرٹس کہ ایک آدھ دن میں اپنی بیٹی سے میری شادی کا اعلان کر دو، اور اس کے فوراً بعد میری شادی اس سے کر دو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے درمیان کیا رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ موزی تاجر کا چہرہ میری اس تجویز پر اتر گیا، لیکن بلا شبہ وہ سانپ کی طرح موزی تھا، اس کے اعصاب میں بلا کی قوت تھی۔ دوسرے لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور خوش ہو کر بولا، نہایت مناسب تجویز ہے، تو میں یوں کرتا ہوں کہ آج ہی انتظامات کی دیتا ہوں اور کل شام کو چند معززین کو بلا کر یہ اعلان کیے دیتا ہوں، کیسا رہے گا؟ بہت ہی موزوں، میں نے جواب دیا۔ میں سے چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا تھا، مجبوری تھی، میں خود تو اسے نقصان پہنچانے کے در پر نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے مجبور کر دیا تھا، اور اب مجھے اس کی مکاری سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود میں اس کا نقصان نہیں چاہتا تھا، بلکہ اسے سبق دینے کا خواہاں تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ ضرور اس کے شیطانی ذہن نے کوئی دوسرا منصوبہ سوچا ہے، لیکن بدنصیب تاجر 1,00,000 منصوبے بنا لیتا تو بھی میری ذات ان سے متاثر نہ ہوتی۔ ہاں، اس کا یہ منصوبہ اسے ایک رات ہی میں میرے سامنے آ گیا۔ شام کو اس نے ایک محض رقص و سرور برپا کیا اور مجھے بطور خاص اس میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ میں فنکاروں کی دل سے قدر کرتا ہوں، اور جب بھی میری نگاہ میں ایسے لوگ آتے ہیں جو رقص و موسیقی کے فن میں یکتا ہوں، میں ان کی عزت افزائی کے لیے انہیں دعوت دیتا ہوں۔ آج جو رقاص رقص پیش کریں گے وہ اپنے فن میں یکتا ہے، اس نے مجھے بتایا۔ ہاں میں جانتا ہوں تم طالب ذوق ہو۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میرے بیٹھنے کے لیے جو جگہ بنائی گئی تھی وہ کافی نمایاں تھی اور ذرا الگ تھلگ رکھی گئی تھی۔ میں نے اس بات کو محسوس کیا، لیکن در حقیقت اس وقت ایلفرٹس کا منصوبہ میرے علم میں نہیں آیا تھا۔ جن رقاص کا اس نے ذکر کیا تھا ان کی تعداد 8 تھی، سیاہ زرکار لباس میں ملبوس تھے اور ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ رقص گاہ میں آئے تو ایک عجیب سی سنسنی پھیل گئی۔ وہاں موجود لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر انہیں دیکھنے لگے، لیکن پھر ڈرم پر چوٹ پڑی اور رقاصوں کے بدن تھرکنے لگے۔ انہوں نے ایک کتار بنا لی تھی اور ان کے پھیلے ہوئے ہاتھ سانپوں کی طرح لہرا رہے تھے، پورے بدن ساکت تھے، بس ہاتھ ہل رہے تھے، اور ایک عجیب سا سما پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے فوراً بعد رقاصوں نے چھلانگ لگائی، پیچھے ہٹے، اور اس کے فوراً بعد ہی ڈرم طوفانی انداز میں بجنے لگا اور رقاصوں کے پھرتیلے بدن حرکت میں آ گئے۔ خاصا سنسنی خیز رقص تھا اور میں اس رقص سے محظوظ ہو رہا تھا۔ میں نے کروب و جوار کا جائزہ لیا۔ تمام لوگ سنسنی خیز نگاہوں سے رقاصوں کو رقص کرتے دیکھ رہے تھے، اور ایلفرٹس کے چہرے پر سکون کے تاثرات تھے۔ وہ نیم و آنکھوں سے رقاصوں کی ہر جنبش کو دیکھ رہا تھا۔ جو جو وقت گزرتا گیا رقاصوں کے فن پر عروج آتا گیا۔ اب وہ اتنی پھرتی سے تھرک رہے تھے کہ ان کے بدن نظر نہیں آ رہے تھے، بس بے پناہ تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے سائے تھے۔ میں ان کے اس فن کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا، اور پھر جو ہی ڈرم رکے رقاصوں کے بدن بھی جہاں اور جس حالت میں تھے ساکت ہو گئے۔ دیکھنے والوں نے ایک نعرہ ہائے تحسین بلند کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ ڈرم پر 2 چوٹیں پڑی اور رقاصوں نے اپنے لباسوں کی پٹیوں میں اڑسے ہوئے چمکدار خنجر نکال لیے، چوڑے پھل والے خنجر جن کی تیز چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اور اس کے بعد ڈرم پھر تیز ہو گیا اور رقاص خنجر لے کر ناچنے لگے۔ دوسرے لمحے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر میری جاندیدہ نگاہیں اور تجربہ کار سوچ غلط نہیں تھی تو یقیناً ایلفرٹس کی سازش کی ابتدا ہو چکی تھی۔ چنانچہ رقاص پھر تحریک میں آ گئی۔ ان کی رفتار آہستہ آہستہ پہلے کسی انداز میں طوفانی ہوتی چلی گئی۔ اس انداز میں وہ پہلے بھی اپنا رقص پیش کر چکے تھے۔ ڈرم پر پھر زبردست چوٹ پڑی اور رقاص رکے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ دلچسپ واقعہ پیش آیا جس کا میں متوقع تھا۔ انہوں نے اپنے خنجر پھل کی طرف سے پکڑ کر انتہائی قوت سے میری جانب پھینکے، اور پروفیسر یکے بعد دیگرے 8 خنجر میرے جسم کے مختلف حصوں پر آ کر لگے۔ لیکن میں تو ناقابل تسخیر ہوں، اور بعض اوقات یہ بات تو بڑے فخر و انبساط کے ساتھ کہتا ہوں کہ گزرے ہوئے لمحوں میں گزری ہوئی صدیوں نے میرے خلاف کیا کچھ نہیں کیا، لیکن مجھے فنا نہیں ہے۔ میں تو جاری ہوں اور جاری رہوں گا۔ خنجر کی نوکیں میرے بدن سے ٹکرائیں۔ اگر وہ اتنی قوت سے کسی اور کے بدن سے ٹکراتی تو یقیناً خنجر دستے تک پیوست ہو جاتے، لیکن ہوا یوں کہ ان کی نوکیں میرے بدن سے ٹکرا کر کند ہو گئیں، اور ایک ایک کر کے وہ سب میرے قدموں میں گر پڑے۔ ایلفرٹس خوفزدہ انداز میں کھڑا ہو گیا تھا۔
मैंने उसके जिस्म की लर्ज़श नुमाया महसूस की थी। दूसरे तमाम लोग जिस रक्स के तमाशाई थे मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकालते हुए खड़े हो गए। उनकी आंखें दहशत से फटी हुई थी, लेकिन इसके बाद इस खौफ में ताज्जुब का एहसास भी शामिल हो गया। फटी हुई आंखों से उन्होंने मुझे देखा। मैं बदस्तूर पुरसकून था और मेरे होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट फैली हुई थी। तब मैंने अल्फ्रेड की जानिब देखा, जिसके बदन का लहू गोया नुचड़ कर रह गया था। उसका यरकान ज़दा चेहरा थका हुआ था और वो थके थके से अंदाज में मुझे देख रहा था। तब मैं आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए मैंने उसके शाने पर हाथ रख दिया। क्या खूब रक्स पेश किया तुम्हारे इन शिकारियों ने, अल्फ्रेड्स, मैंने तंजिया लहजे में कहा, और अल्फ्रेड्स मुंह खोल कर रह गया। इसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल सकी। दूसरी तरफ रकास भी वहशत ज़दा निगाहों से अपनी इस कार्रवाई का नतीजा देख रहे थे। फिर वो पलट कर ऐसे भागे कि उनका नामो निशान भी ना मिला। जाहिर है अगर वो यहाँ मौजूद रहते तो इनकी अपनी जिंदगी को भी खतरा था। अल्फ्रेड्स दूसरा काम यही करता कि उन्हें किसी न किसी तरह कत्ल करा देता, लेकिन उन्होंने जान बचाकर भाग जाने में आफियत महसूस की थी। तब तमाशाई मेरे नज़दीक पहुंच गए और मुझसे तरह तरह के सवालात करने लगे। इन तमाम सवालात का लुब्बे लुबाब यही था कि मेरे बदन पर जख्म क्यों नहीं आए, और मैंने उन सब को तसल्ली दी। मेरी आवाज़ इंतहाई नरम थी, लेकिन अगर कोई शख्स खौफो दहशत से बेहोश हुआ जा रहा था तो वह अल्फ्रेड्स था। तब मैंने लोगों से कहा, मुझे अफसोस है कि आप लोगों को इस नागवार हादसे की वजह से परेशान होना पड़ा, लेकिन जाहिर है इसके बाद अब रक्सो सरूर का कोई मरहला बाकी नहीं रहा। इसलिए मेरा ख्याल है कि नशिस्तें बर्खास्त की जाएं। मैंने इन लोगों को मुखातिब करके कहा, और इन लोगों ने अल्फ्रेड्स की तरफ देखा। अल्फ्रेड्स के तो गोया बदन में जान ही नहीं थी। वो अपने मुंह से आवाज़ तक नहीं निकाल सकता था। चुनाचे तमाशाई एक एक करके रुखसत होने लगे और अब रक्स गाह में सिर्फ मैं और अल्फ्रेड्स रह गए। तुम परेशान क्यों हो अल्फ्रेड्स? बैठ जाओ, मेरा ख्याल है तुम्हें खासी परेशानी है, मैं नरम लहजे में कहा, और उसके शाने पर दबाव डालकर उसे उसकी नशिस्त पर बिठा दिया। फिर मैं उसी के सामने खड़ा हो गया। बेहतर तो ये था अजीम ताजर कि तुम जिस दोस्ताना अंदाज में मुझे अपने साथ लेकर आए थे वही दोस्ताना अंदाज बरकरार रखते, मैंने कहा। अल्फ्रेड्स ने फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसकी आवाज़ उसका साथ नहीं दे रही थी। बेहतर यह है कि तुम अपने होश व हवास वापस लाओ और मुझसे गुफ्तगू करो। मैं इस वक्त भी तुमसे दोस्ताना अंदाज में और दोस्ताना लहजे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और तुम यकीन करो मैं ज़हन में तुम्हारे खिलाफ कोई इंतकामी जज्बा पैदा नहीं हुआ है। मैं हाँ कहो अल्फ्रेड्स, क्या कहना चाहते हो? मैं तुमसे सख्त शर्मिंदा हूँ। नहीं, तुम्हारी ये बात सख्त है, रियाकाराना है। मैं एक बार फिर तुमसे कहता हूँ कि मेरे गुस्से को आवाज़ न दो। मेरी पुरखलूस पेशकश के जवाब में खलूस से गुफ्तगू करो। मैं तुम्हारी उलझन जानता हूँ, मैंने कहा, और अल्फ्रेड्स मुझे देखने लगा। फिर शायद उसने अपने हवास बहाल करने की कोशिश की और इसमें किसी हद तक कामयाब हो गया। फिर बोला, मैं पाईगास का एक बाइज्जत इंसान हूँ, और तुम जानते हो कि मैं तुम्हें किसी बदनीयती से अपने साथ नहीं लाया, बल्कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा। लेकिन हुआ यूं कि मैं तुम्हें भी मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकता। औरत हमेशा की बेवकूफ़ होती है, जज्बाती फैसलों के अलावा और कुछ नहीं कर सकती, और बाज़ औक़ात इसके ये फैसले ऐसा बदनुमा दाग बन जाते हैं जिन्हें किसी भी तौर नहीं धोया जा सकता। अहले पाईगास अल्फ्रेड्स की इज्जत भी करते हैं और इसकी अमारत से खौफज़दा भी हैं, लेकिन इनके ज़हनों में फिर भी गंदगी है, और इस गंदगी को जहाँ भी मौका मिलता है उभर आती है। चुनाचे अगर मैं ऐसे शख्स के साथ अपनी बेटी की शादी कर दूं जो हकीकत में ना सही बज़ाहिर मेरा गुलाम है, तो क्या कहेंगे वो लोग? मुझे पाईगास छोड़ना पड़ेगा और मैं किसी भी तरह इस जगह पर बाइज्जत जिंदगी नहीं गुजार सकता। लेकिन दूसरी जानब मेरी अहमक बेटी है, जिसकी वजह से मुझे मुश्किलात का शिकार होना पड़ा है। लेकिन अल्फ्रेड्स, तुम जानते हो कि जिस वक्त मुझे ये मालूम हुआ कि तुम्हारी बेटी है तो मैंने खलूस दिल से ये बात कही थी। मुझे उसका इल्म होता तो मैं उसे अपने करीब जगह भी ना देता। हाँ, मुझे इल्म है। फिर मुझे बताओ कि इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं। क्या तुम एक बेकसूर इंसान को कत्ल कराने की नापाक और शैतानी कोशिशें कर रहे हो? तुमने अपनी लोंडी महाना से मुझे जहर दिलाने का फैसला किया, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती थी कि महाना मेरी मोहब्बत से सरशार हो गई थी और उसने जहर खुद पी लिया ताकि उसे ये नागवार फर्ज ना अंजाम देना पड़े और ना ही तुम्हारे सामने जवाब दे हो। और मैं तुम्हारी इस दूसरी कोशिश से भी वाकिफ था। वाकिफ थे? अल्फ्रेड्स ने मुतहय्यराना अंदाज में पूछा। हाँ अल्फ्रेड्स, मुझे इसके बाद तुम पर एतबार नहीं रहा था। जब महाना ने खुदकुशी की तो मैं तुम्हारी तरफ से मोहतात हो गया था। यही वजह है कि मेरे जिस्म पर तुम्हारी खंजर आजमाई कामयाब ना हो सकी। वो मैं कितना बदनसीब हूँ, मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि अपने दोस्त को भी अपने दामन में पनाह न दे सका। मैं तुमसे कई बार भी कहूँ तो मेरी शर्मिंदगी कम ना होगी। मैं कहता हूँ अल्फ्रेड्स, मक्कारी मत करो, मुझे खुले दिल से बताओ कि क्या चाहते हो। जो कुछ मैं बता चुका हूँ इसके बाद इस सिलसिले में तुम खुद फैसला करो। क्या? अल्फ्रेड्स ने कहा।
ٹھیک ہے الفریڈس، اگر میں چاہوں تو انتقاماً تمہیں مشکلات کا شکار کر سکتا ہوں. میں چاہوں تو تم سے اپنے اوپر قاتلانہ حملے کا بدلہ بھی لے سکتا ہوں، یا اگر یہ بھی نہ ہو تو تمہاری بیٹی سے مل کر تمہاری گھناؤنی سازش کا انکشاف بھی کر سکتا ہوں. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ گلشار تمہارے لیے بے پناہ مشکلات پیدا کر دے گی، لیکن اس سلوک کے عوض جو تم میرے ساتھ کرتے رہے، میں تمہیں کسی طرح کسی مشکل میں نہیں ڈال رہا، بلکہ میں فوری طور پر پائیگاس چھوڑنے کا فیصلہ کر رہا ہوں. الفریڈس خوشی سے اچھل پڑا، لیکن دوسرے لمحے اس نے اپنی یہ خوشی چھپا لی. کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو کیاس؟ بیوقوف انسان، میں تیری طرح چھچورا اور سازشی نہیں ہوں. جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. چنانچہ مجھے رخصت کی اجازت تھی. اوہ اکیاس میرے دوست، ایک بار پھر میں شرمندگی کا اظہار کر رہا ہوں، اور اس اظہار میں کوئی مکاری پوشیدہ نہیں ہے. مجھے واقعی اس بات کا احساس ہے کہ تو نے میرے ساتھ بہت شریفانہ برتاؤ کیا. وہ بولا اور میں واپسی کے لیے مڑ گیا. رات کا وقت تھا. الفریڈس کے خوبصورت مکان سے نکلنے کے بعد میرے لیے ایسی کوئی جائے پناہ نہیں تھی جہاں میں قیام کرتا. لیکن پروفیسر، میں ان انسانی مشکلات کا شکار تو نہیں تھا جو تمہاری دنیا کے لوگوں کو پیش آتی ہیں. میرے لیے تو ہر جگہ پرسکون اور قابل آرام تھی. چنانچہ الفریڈس کے مکان سے نکل کر جدھر میرا منہ اٹھا چل پڑا. خوبصورت پائی گاس میں درختوں کی بہتات تھی. ایسے ہی خود درخت کے نیچے میں آرام کرنے لیٹ گیا. مجھے تھوڑے فاصلے پر خانہ بدوشوں کے خیمے لگے ہوئے تھے. شاید وہ عارضی طور پر یہاں پناہ گزین ہو گئے تھے، کیونکہ خیموں کی آبادی اس جگہ کے علاوہ میں نے کہیں اور نہیں دیکھی تھی. تب میں نے سوچا کہ پائی گاس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کو اپنایا جائے، لیکن اس کے لیے سمندری سفر بھی ضروری تھا، کیونکہ جزیرہ پائی گاس چاروں طرف سے سمندر کے درمیان گھرا ہوا تھا اور سمندر کو عبور کیے بغیر کوئی دوسری سرزمین دیکھنا مشکل تھا. حیرت کی بات یہ تھی کہ انتشار کے عالم میں الفریڈس نے بھی اس بارے میں نہیں سوچا تھا کہ اگر میں اس سے پائی گاس چھوڑنے کا وعدہ کر رہا ہوں تو کس بنیاد پر. ظاہر ہے اس کے لیے مجھے سمندری سہولتیں درکار ہوتی، لیکن بہرحال اب تو الفریڈس کے مکان سے نکل آیا تھا اور اب مجھے اس سے کیا وہ وعدہ نبھانا تھا. میں نے درخت سے ٹک کر آنکھیں بند کر لی اور نیم غنودگی کی کیفیت میں کھو گیا. اس وقت رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی جب میں نے کچھ لوگوں کے بولنے کی آوازیں سنی. میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا. میدان میں کچھ اور خیمے نصب کیے جا رہے تھے. نہ جانے یہ خانہ بدوش کہاں سے آ رہے تھے. صبح کی آمد کے ساتھ ساتھ خیموں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا اور میں دلچسپی سے اس اضافے کو دیکھتا رہا. میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. لوگوں کے بولنے اور چلنے پھرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی. تب مجھے ایک پستہ قامت شخص اس درخت کی طرف آتا نظر آیا. ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی تھی، اس لیے میں اس شخص کو بخوبی دیکھ سکتا تھا. وہ کمر پر دونوں ہاتھ باندھے چہل قدمی کرنے کے سے انداز میں اس طرف آ رہا تھا. پھر وہ میرے نزدیک پہنچ کر ٹھٹکایا. درمیانی عمر کا آدمی تھا. چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے عجیب سی عیاری کا احساس ہوتا تھا. چند لمحات وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا. پھر وہ قدم بڑھا کر میرے نزدیک پہنچ گیا. دیوتاؤں کی مدد سے تو کون ہے؟ ایک قیاس سے.